नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि संसद में मनरेगा के बदले वीबी जी राम जी ये विधेयक लाया गया है। तो इस पर क्या कुछ हो रहा है संसद के अंदर, क्या कुछ खास बातें हैं इस विधेयक में, नए विधेयक में, और इसका विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है, और सत्ता पक्ष का क्या इसके ऊपर जवाब है, इस पर सबसे पहले बात करें। और उसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी कि पश्चिम बंगाल, जहां एसआईआर को लेकर महीनों तक जबरदस्त टकराव देखने को मिला, वहां अब एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है वोटर लिस्ट की, उसके बाद खामोशी क्यों है। 58 लाख करीब करीब नाम जो हैं वो कट चुके हैं। तो उसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या माहौल है, राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, इन सब पर खास चर्चा करेंगे। और ये 58 लाख वोट कटे किसके हैं, इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि महाराष्ट्र में बाकी भी नगर निगम के चुनाव है, लेकिन बीएमसी का जो चुनाव है उसका अब जबरदस्त घमासान होने वाला है। और मोटे तौर पर बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट, उनके बीच मुकाबला होना है, उसकी करेंगे पड़ताल। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन की सफल यात्रा के बाद इथियोपिया के लिए हुए रवाना। इथियोपिया के अपने समकक्ष डॉक्टर अबी अहमद के साथ करेंगे वार्ता। ग्लोबल साउथ में साझेदार के रूप में यह यात्रा द्विपक्षीय सहयोग को करेगी मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश, नवाचार और विकास पर दिया जोर। भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन में दोनों देशों को बताया दुनिया के नए ग्रोथ इंजन। जॉर्डन किंग द्वितीय ने की भारत की आर्थिक तरक्की की सराहना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक किया पेश। बिल से मिलेगी 125 दिनों की रोजगार की गारंटी। लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा, बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 भी हुआ पेश। पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ऑनलाइन जारी। चुनाव आयोग ने कहा है कि 58 लाख से भी ज्यादा वोटरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटरों के नाम भी हटाए। और महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव की तारीख का ऐलान, 15 जनवरी को होगी वोटिंग। मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा से महाराष्ट्र में मिनी आम चुनाव के जैसा माहौल। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। सबसे पहले खबर संसद से, जहां मनरेगा की जगह पर अब वीबी जी राम जी विधेयक लाया गया है। इसके बारे में पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। विकसित भारत संकल्प के साथ मोदी सरकार ने एक नया बिल लोकसभा में पेश किया है जो मनरेगा की जगह लेगा और नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बन जाएगा। 20 साल पहले बने मनरेगा के संशोधन और परिष्कृत करने की योजना के साथ इस बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 रखा गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीबी जी राम जी के नाम से जाना जाएगा। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल को टेबल किया ही था कि विपक्ष की ओर से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर हंगामा शुरू हो गया। 20 साल पुराने कानून में क्या बदलाव लाए गए हैं, इसकी चर्चा किए बगैर विपक्षी दल तो सिर्फ इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि सरकार को बिल लाने की जरूरत क्या है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने योजनाओं का नाम बदलने के प्रति सरकार की पहल को जुनून बताया। उनका मानना है कि वीबी जी राम जी बिल सत्ता को केंद्रीकृत कर सकता है और मनरेगा के तहत पहले से गारंटी वाले अधिकारों को कमजोर कर सकता है। तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। मनरेगा में कई तरह की कमियां थी जिसे दुरुस्त करने की जरूरत थी, और यही वजह है कि नया बिल लाया जा रहा है ताकि ग्राउंड लेवल पर इसका इंपैक्ट बढ़े और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। इस बिल के जरिए सरकार नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाने जा रही है, जिसमें 125 दिन रोजगार की अब गारंटी होगी, जबकि मनरेगा में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी हुआ करती थी। इस बिल में राज्यों की भी हिस्सेदारी तय की जा रही है।
जबकि मनरेगा में सिर्फ केंद्र की ही हिस्सेदारी होती थी। मनरेगा 2005 की परिस्थितियों के अनुसार बना था, जबकि ग्रामीण भारत अब बदल चुका है। गरीबी 2011-12 में 25.7% थी, जो अब घटकर साल 2023-24 में 4.86% ही रह गई है। तो बेहतर सामाजिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी और डिजिटल पहुंच के कारण पुराना ढांचा अब अप्रासंगिक हो गया है। इसीलिए तो वीबी जीराम जी अधिनियम एक आधुनिक, जवाबदेह और लक्षित ढांचा प्रदान करता है। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बिल को गांधी जी के नाम पर भावनात्मक मुद्दा बना रही है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में मनरेगा की कमियों और लीकेज की चर्चा खूब होती रही। उसे परिष्कृत करने के कभी ठोस प्रयास नहीं हुए। मोदी सरकार ने योजना में लीकेज बंद करने और बदलते वक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस बिल को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब देखना यह है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी में इस बड़े रिफॉर्म को लोग किस प्रकार से इसका आम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष तो विरोध कर रहा है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीबी जीराम जी योजना को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, ये समझ में नहीं आती है। सर, जब जब ये किया जाता है, तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी तो दिल में बसते हैं। महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने सारी बातें रखी हैं, लेकिन सपा नेता रामगोपाल वर्मा ने फिर भी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस बिल में नया क्या है। इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इस विधेयक के लाने के बाद ये जो आरोप लगता रहा है बीजेपी पर, वो पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि ये गांधी जी की शुरू से ही विरोधी रही है और जिस तरह के गांधी जी की हत्या से लेकर अब तक आरोप लगते रहे, वे सब कंफर्म हो रहे हैं, क्योंकि इसमें नया क्या ला रहे हैं। तो रामगोपाल यादव जी को ये अभी तक भी समझ में नहीं आया कि इसमें नया क्या है। तो भाजपा के नेता दिनेश शर्मा ने उनका जवाब देते हुए कहा कि विकसित भारत की योजना के तहत इस बिल को अपग्रेड किया गया है। हटाने वाला शब्द थोड़ा उचित नहीं होता है। कोई भी काम चलाता है तो उसको और अधिक अपग्रेड करने की ये प्रक्रिया है। इस बिल का नाम, क्योंकि इसको एक से जोड़ा गया, लिंक किया गया, एक प्रकार की ये नई योजना है जो उस योजना की तमाम चीजों को भी शामिल किया गया और विकसित भारत के अंतर्गत जो चलने वाली तमाम योजनाएं हैं उनसे इसको लिंक्ड किया गया है। इसलिए उस नाम का भ्रम ना हो। ये एक विकसित भारत की जो चलने वाली योजनाएं उनके साथ में जुड़ी हुई एक ये महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि जिसको हमने हमारे वहां पर इसको बोला गया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन 2025, संक्षेप में इसको बोलते वीबी जी राम जी बिल इसको कहा जाएगा।
तो बिल को लेकर के जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस खबर पर संसद परिसर से जुड़ गए हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, एक तो नाम को लेकर के विपक्ष जो बात कह रहा है उसमें कृषि मंत्री ने जवाब दिया है, लेकिन क्या राम गोपाल यादव जी जैसे प्रबुद्ध सांसदों को अभी भी ये समझ में नहीं आया कि इसमें नया क्या है? क्योंकि सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि 100 दिनों की बजाय अब 125 दिनों की गारंटी मिलेगी और भी बाकी तरह से इसको अपग्रेड किया गया, लेकिन ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शैलेंद्र, देखिए, राज्यसभा में जब ये बिल जाएगा तब हो सकता है कि उनको कॉपी मिले और विस्तार से वो पढ़ पाए, चूंकि रामगोपाल यादव राज्यसभा के सांसद हैं जी। लोकसभा में तमाम विपक्षी सांसद जिन्होंने इस बिल को लेकर आपत्ति जाहिर की और कमोबेश ये मांग हुई कि स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी को जाए, कम से कम अगर इतना महत्वपूर्ण बिल मनरेगा की जगह पर लाया जा रहा है। और दो जो मुख्य मांगे थी, पहली कि महात्मा गांधी के नाम को हटाने को लेकर जिस तरह से आपत्ति जताई जा रही है, और दूसरी बात यह है कि राज्यों पर जो बोझ डाला जा रहा है, तो बहुत स्पष्ट जवाब, चूंकि जब विस्तार से चर्चा होगी तब और जवाब आएगा, लेकिन शुरुआती इंट्रोडक्शन में कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को कहा कि महात्मा गांधी दिल में है और 3 गुना खर्चा मनरेगा पर किया गया है और हम महात्मा गांधी के रास्ते पर आगे चलते हैं। तमाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरित जो योजनाएं हैं गरीब कल्याण की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो स्पष्ट तौर पर ये बात सामने रखती है कि कितना हम गरीब कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करते हैं। दूसरी बात यह है कि राज्यों का जो हिस्सा बढ़ाया गया है, यानी 40% राज्य वहन करें और 60 केंद्र, जो आमतौर पर केंद्रीय योजनाओं में होता है। मनरेगा में इससे पहले केंद्र की निर्भरता ज्यादा थी, तो बजट बढ़ाया जा रहा है, केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है और राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? विकास कहाँ पर होगा? ग्रामीण इलाकों में ही होगा, वहां ज्यादा पैसा जाए तो इसमें किसको परेशानी हो सकती है? और तीसरी बात यह है जो सरकार की तरफ से तर्क रखा जा रहा है कि हम 100 की जगह 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। और एक दिक्कत ये थी मनरेगा में कि बहुत जोर था मिट्टी के काम पर, यानी मिट्टी सड़क पर या फिर मिट्टी के काम पर, तो स्थायी बुनियादी ढांचा गांवों में अभी भी उतना नहीं दिखता था मनरेगा से जितना दिखना चाहिए। चूंकि लागू हुए आप देखें कि 2 दशक करीब हो रहे हैं, तो फिर स्थायी बुनियादी ढांचा गांवों में बने, उसके लिए एक प्रोविजन किया गया है कि उस पर भी बहुत ध्यान हो। 4 कैटेगरी बनाई गई है। बिल्कुल। तो अब जब चर्चा होगी तब सामने आएगी, लेकिन पूरी चर्चा हम देख रहे हैं कि सिमट इस पे जा रही है कि गांधी का विरोध क्यों हो रहा है। और अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए राम जी का तो जहां जहां नाम आता है तहां विरोध करते हैं। अनुराग ठाकुर ने इस बात को अभी थोड़ी देर पहले मीडिया में कहा। जो अपग्रेड किया गया है शैलेंद्र, वो हम लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि पुराने मनरेगा में क्या था और इस नए बिल में क्या कुछ होगा। विनोद जी, जिस तरह से कि विरोध लगता है कि पूरा का पूरा इसी पर आकर के सिमट गया है कि नाम क्यों बदला। अब सवाल यह है कि साल 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके लिए 20 साल से चली आ रही योजना को अपग्रेड किया गया है, फिर भी विपक्ष को यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही? विनोद जी, ये नाम के मुद्दे पे जो प्रियंका गांधी और सारे विपक्ष का जो अपने लोकसभा में तेवर देखा है, शायद ये लोग इस बात को जानते हैं कि यहाँ लोग भूल चुके हैं कि नरेगा से मनरेगा हुआ है जी। ये कोई ओरिजिनल कांग्रेस का नहीं था मनरेगा, जो कांग्रेस पार्टी का ये क्लेम है कि उनकी बेबी है। बिल्कुल, ये नरेगा जो वाजपेयी जी के सरकार में, एनडीए की सरकार ने इसको अडॉप्ट किया था उस समय में, वो ग्रामीण रोजगार गारंटी की एक सबसे एक बेहतरीन, एक आइडियल उस समय की स्कीम थी। उसको जब यूपीए की सरकार आई तो उसने उसको मनरेगा कर दिया, उसमें महात्मा गांधी जोड़ा। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि 20 साल तक चले इस योजना को कोई कभी रिव्यू नहीं होनी चाहिए। अगर शरद पवार कृषि मंत्री रहते हुए बार बार इस सवाल को उठाते थे कि ग्रामीण रोजगार गारंटी में कि ये स्कीम के कारण जो फसलों के पैदावार के समय जो है उसमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं गाँव में, क्योंकि उस समय में अगर ये 100 दिन की गारंटी योजना में कहीं काम चल रहा है तो खेती बाड़ी के समय में आपको मजदूर नहीं मिलते थे। बिल्कुल। तो कोई पॉज तो होगा उस समय के लिए जब एग्रीकल्चर की किसी के कोई सीजन होगा किसी राज्य में। तो अब अगर इस नए कानून, नए विधान में विकसित भारत का जो ये जी राम जी है, उसमें ये व्यवस्था स्टेट पे छोड़ दी गई। अपने यहाँ आप जानते हैं कि
जो क्लाइमेट है वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरीके से है। कोई एक नेशनल लेवल पे तो क्लाइमेट है नहीं, तो अब स्टेट को ये पावर है कि वो जब चाहे तब इस मनरेगा के इस काम के प्रोजेक्ट को होल्ड करके उसके जो मनरेगा के वर्कर हैं जो जॉब गारंटी लेना चाहते हैं उनको एग्रीकल्चर भी प्रोडक्शन में इनको लगाया जा सकता है। तो अब ये सवाल है कि किस नाम का विरोध का जो विरोध कर रहे हैं, तो अगर गिनती में इनको बताएं तो एनडीए गवर्नमेंट के ऐसे 10 स्कीम थे जिसका नाम बदल के यूपीए गवर्नमेंट में लाया गया, जिसमें मनरेगा भी है, आधार भी है, आप निर्मल योजना जो था वाजपेयी जी का उसको देखिए, ऐसे कई योजनाएं हैं। तो अब आप ये सरकार एक नए संकल्प के साथ जो 2005 के बाद 2025-20 साल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी बदली, बिल्कुल इसका डेटा आपने दिखाया है। ठीक है। इस डेटा में देखिए कि 25% गरीबी से अब 4% गरीबी आ गई। जी जी जी। तो अब अगर वहां लोगों की जरूरत क्या है, ये शैलेंद्र बता रहे थे, जो कच्ची योजनाओं का जो आप ये बात कर रहे थे, एक ही रोड पे आप कितनी बार मिट्टी डालेंगे, और सबसे बड़ा है लीकेज का। बिल्कुल। जो इस योजना से खास करके अगर भारत सरकार ने लीकेज बंद करने का जो ये प्रावधान किया है, मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल। पैसा मजदूरों के पॉकेट में जाना चाहिए, इसकी फुल प्रूफ गारंटी की व्यवस्था होनी चाहिए। शैलेंद्र, जिस तरह से इस बिल पर विपक्ष की आपत्ति है और विपक्ष की तरफ से ये भी मांग कल मैंने सुनी थी किसी नेता की तरफ से कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, तो ये बताइए कि लोकसभा में तो इसको पेश कर दिया गया, अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा, सरकार की तरफ से आप इसके ऊपर क्या जवाब, जो विपक्ष जो कुछ मांग कर रहा है, जो कुछ आरोप लगा रहा है, उस पर सरकार की तरफ से आप क्या वहां पर जवाब सुन रहे हैं या देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा में इसे हंगामे के बीच पेश किया गया और तमाम दलों ने कहा इसे सेलेक्ट या स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। देखना होगा कि क्या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस पर कोई एक सहमति बनती है, क्योंकि सरकार की तरफ से संकेत यही है कि बजटरी प्रावधान होना और वो चाहती है कि 6 महीने में राज्यों को समय मिलेगा इस नए कानून को लागू करने में मनरेगा की जगह में, तो बजट सत्र भी अब बहुत दूर नहीं है, तो फिर चर्चा कराकर जो बिंदु है, जो आपत्ति है, उन पर उत्तर मंत्री दे दें, कल चर्चा हो जाए या फिर और उसके बाद राज्यसभा में चला जाए। अब देखना होगा कि क्या सहमति बनती है एक सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी को भेजने को, या फिर लोकसभा में कल ही चर्चा कराए जाने को लेकर, क्योंकि सरकार तो यही चाहती है कि इसको चर्चा करा के पारित कराया जाए, जिससे बजट सत्र में जब बजट आए तो आवंटन अगले साल के लिए, वित्त वर्ष के लिए हो पाए और राज्यों को 6 महीने का समय मिलेगा उसे लागू करने में। धन्यवाद शैलेंद्र, आगे आपसे और जानकारी लेते रहेंगे। जवाहर रोजगार योजना, लालचंद, जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला गया था, नेहरू जी के नाम पर वो योजना थी, कांग्रेस नहीं बदला था, तो क्या कांग्रेस नेहरू विरोधी हो गई थी और बाद में नरेगा लेकर आई, फिर मनरेगा लेकर आई, तो ये भी है, इस तरह से जवाब भी दे रही बीजेपी। बिल्कुल, शुक्रिया, आगे आपसे और जानकारी इसके बारे में लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए संसद परिसर से, और विनोद जी आप अभी बने रहिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम आज खास चर्चा करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में महीनों तक SIR पर जबरदस्त टकराहट देखने को मिली। अब वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट आ गया है और उसमें करीब करीब 58 लाख नाम कट गए हैं, लेकिन वहां अब थोड़ी खामोशी सी क्यों दिखाई पड़ रही है? इसी पर खास चर्चा खास मेहमान के साथ करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। कहाँ है? जॉब पर हूँ, बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ। ऑफिस में? मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है। अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। भारत सरकार की इस योजना से पहले जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा। मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ। योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें।
मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं खास मुद्दे पर, खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ, और ये मुद्दा है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद ये खामोशी क्यों दिखाई पड़ रही है। पहले आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर करेंगे खास चर्चा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धमकी और लंबे समय तक धरने प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ऑनलाइन जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर 2025 के वोटर लिस्ट के साथ वर्तमान ड्राफ्ट लिस्ट में उन्हें हटाए जाने का कारण भी बताया है। और चुनाव आयोग ने कहा है कि 58 लाख से भी ज्यादा वोटरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटरों के नाम भी हटा दिए हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरी एसआईआर प्रक्रिया में असहयोग का रुख अपनाया था और चुनाव आयोग पर सवाल करती रही। आज उनके नाम के साथ वोटर लिस्ट लोगों के सामने है। कोई भी मतदाता लिस्ट में शामिल नहीं होने पर नाम अभी भी जुड़वा सकता है। ममता बनर्जी ने अंतिम दिन अपना विधिवत एन्यूमरेशन फॉर्म भरा और हस्ताक्षरित एन्यूमरेशन फॉर्म जमा भी करवा दिया, जबकि ठीक उससे कुछ ही घंटे पहले तक कृष्णानगर की एक रैली से उन्होंने ये झूठा दावा किया था कि वो इसे बिल्कुल भी जमा नहीं करवाएंगी। पहले कहा किसी को एसआईआर फॉर्म नहीं लेना है, लेकिन सबसे पहले जाकर अपना फॉर्म हासिल कर लिया। कई महीनों तक गलत जानकारी फैलाने और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को उलझाने की कोशिशों के बावजूद लोगों ने अंततः 11 दिसंबर 2025 को अपना एसआईआर एन्यूमरेशन फॉर्म उस समय तक जमा करवा दिया। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने उनकी भ्रम की राजनीति पर ध्यान ही नहीं दिया। लगभग 100% मतदाताओं ने अपने फॉर्म पूरे जमा करके दे दिए, जो कि सही असली मतदाता है। इसी भारी भागीदारी के कारण राज्य चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करने में कामयाबी पाई। 58 लाख खाली फॉर्म में 25 लाख वोटर तो मृतक पाए गए हैं। लगभग 12 लाख वोटर अपने स्थान बदल चुके हैं। 19 लाख वोटर कई जगह पर अपना नाम दर्ज करवाए हुए थे। 2 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए हैं और 57,000 वोटर्स को अदर कैटेगरीज में रखा गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी वर्षों से चली आ रही वोटर लिस्ट को आगामी चुनाव में भी क्यों जारी रखना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार साफ किया है कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण तो जरूरी है, इसे कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में अगले ही साल विधानसभा चुनाव आयोजित होने वाले हैं, इसलिए भी इस मुद्दे पर इतना ज्यादा हंगामा देखने को मिला। तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर भाजपा के नेता दिलीप घोष ने कहा कि 58 लाख नाम तो अभी कट चुके हैं, आगे और भी नाम कट सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर बंगाल में बहुत उत्सुकता है लोगों में, क्योंकि 58 लाख से ज्यादा नाम माइनस हुआ है और भी उतना होने वाला है। अब देखते हैं, आज जो लिस्ट आएगा आगे चलकर 1 महीना तो उसका ऊपर कार्रवाई होगा, कंप्लेन होगा, और मुझे लगता है कि उतना नाम और यहां से माइनस होने की संभावना है। तो वहीं टीएमसी के नेता ऋतव्रत बनर्जी और फिरहाद हाकिम ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा की एजेंसी और उसके लिए काम करने का आरोप लगाया। ये हरीड वे से एसआईआर करने का चीज नहीं है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से इलेक्शन कमीशन को बीजेपी का एक एजेंसी के तहत इस्तेमाल करके ये हो रहा है, मगर ये सब करके बंगाल में कोई फायदा नहीं होगा। ये एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हकीकत में ये साइलेंट इनविजिबल रिगिंग है। तो वहीं कांग्रेस के नेता उज्जवल रमन सिंह का कहना है कि लोगों में डर बन गया है कि उनका नाम भी कहीं कट न जाए। ইলেকশন কমিশন ভোট দেবে না, শুভেন্দু অধিকারীকে ভোট দেবে না, মানে তার নিজের এলাকা হতে দেবে। এখানে মানুষ ভোট দেবে এবং মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হৃদয় রাখে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যারা প্রার্থী আছে তাদের নিশ্চিতভাবে ভোট দেবে। মমতা ব্যানার্জি নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী চতুর্থবার করার জন্য ভোট দেবে। लोगों के मन में अगर संशय है और कांग्रेस पार्टी इस आवाज को मजबूती के साथ उठा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को गुरेज होना चाहिए। आज लोगों के मन में भ्रम है, लोगों को लग रहा है कि एसआईआर में उनका नाम, गरीब लोगों को लग रहा है कि उनका नाम काटा जा रहा है। तो आपने पहले फिरहाद हकीम को सुना, जो टीएमसी के नेता हैं, कोलकाता के मेयर भी हैं। उन्होंने अपनी बात रखी और फिर कांग्रेस ने भी कहा कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके नाम कट रहे हैं। बिहार में तो ऐसा नहीं लगा कहीं पर भी।
जो कि बिहार के लोगों ने जिस तरह से भागीदारी की उससे तो ऐसा नहीं लगा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम कट चुके हैं, उसके बाद ये भी बात बिल्कुल वहां पर दिखाई पड़ रही है कि जो भी असली वोटर हैं उन्होंने तो अपने फॉर्म करीब करीब 100% भर करके लौटा भी दिए और उनके नाम वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ भी गए हैं। लेकिन अब जिस बात को लेकर पश्चिम बंगाल में महीनों तक अफरा तफरी चली, महीनों तक घमासान होता रहा, उसको लेकर के अब खामोशी क्यों दिखाई पड़ रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज इस खास मुद्दे पर जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। भास्कर सिन्हा रॉय, टीएमसी के सपोर्टर, बहुत बहुत स्वागत भास्कर जी आपका भी। हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं कोलकाता से और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। मैं पहले सौरभ का रुख करता हूं। सौरभ, 58 लाख लोगों के नाम कट गए और ये बड़ा हमें आश्चर्य हो रहा है कि महीनों तक जिस पर इतना हंगामा काटा गया, बवाल काटा गया, उस पर अब एक थोड़ी खामोशी सी लग रही है कोलकाता में। और मुद्दा जो है अब मुझे लगता है एसआईआर से ज्यादा मेसी का मेस हो गया है, क्योंकि सुनने में यह भी आ रहा है कि वहां के खेल मंत्री तक ने इस्तीफा तक दे दिया है। लालचंद जी, खेल मंत्री ने इस्तीफा देने का जो डिजायर, अपना इच्छा प्रकाश किया है, लेकिन अभी तक उसको एक्सेप्ट किया गया नहीं, ये बात साफ नहीं है। और ये भी मीडिया रिपोर्ट के तहत ये उनका लेटर सामने आया है, सोशल मीडिया में उनका लेटर सामने आया है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन साथ ही में ये बात भी है कि इस घटना से जुड़ी जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी गढ़ी गई थी जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस अफीम राय के नेतृत्व में, उसके चलते डीजी राजीव कुमार उनको शोकॉज किया गया है, सीपी मुकेश उनको शोकॉज किया गया है, जो विधाननगर कमिश्नर जिसके अंडर ये सॉल्ट लेक स्टेडियम आता है, वो उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हुआ है। और जुबाबाद जो स्टेडियम के जो सीईओ है उनको पद से हटाया गया है और जो स्पोर्ट्स दफ्तर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनको उनके पास से भी एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। लेकिन ये इतने सारे स्टेप्स एक साथ हुआ है, ये क्यों हुआ है? ये जो विरोधी है उनका कहना है, लगातार विरोधी बीजेपी के तरफ से लगातार इसको सरकार के ऊपर, ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर दबाव था और कह रही थी कि जो वीआईपी कल्चर जो ममता बनर्जी खुद को एकदम आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव बताती है, उनके सरकार में ये कैसे हो गया। और आज वो सारे स्टेप सामने आया जब एसआईआर का ड्राफ्ट रोल सामने आया, बिल्कुल जब देखा गया कि 58,20,000 से भी ज्यादा लोग के नाम नहीं गए ड्राफ्ट रोल में, और आगे चल के जो 30 लाख का हियरिंग होगा जिनका अनमैच्ड है, यानी 2002 से कोई मैचिंग नहीं है, उनमें से एक संख्या आएगी और 1,66 लाख और एक फिगर है जिसमें 7 तरीके से 7 मार्क्स पार्टी से डिस्क्रिपेंसी है, जिसकी पिछले भी हम लोगों ने आलोचना की है। तो उन सारे बातों को लेकर संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल तो तरफ से कोई लौटता हूं सौरभ आपके पास। ठीक है, लौटता हूं। सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि देखिए कोलकाता के बाद तेलंगाना गए, मुंबई गए या दिल्ली आए, लेकिन कहीं पर उस तरह का कुछ नहीं दिखाई पड़ा मिसमैनेजमेंट जैसा कि वहां दिखाई पड़ा था। विनोद जी, आज बड़ी खामोशी है पश्चिम बंगाल में। जैसा सौरभ कह रहे थे कि आज सबसे ज्यादा बातें होनी चाहिए थी ड्राफ्ट लिस्ट पर, बात हो रही है मेसी पर, क्योंकि खेल मंत्री ने इस्तीफा का तुरुप काट अपना खेल दिया वहां पर। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर विनोद जी महीनों हम लोगों ने भी कितने प्रोग्राम किए होंगे, है ना, आज वहां पर ऐसी खामोशी क्यों है पश्चिम बंगाल में? लालजी, 12 राज्यों में ये एसआईआर चल रहा था अभी, तो 5 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेश के आज ड्राफ्ट लिस्ट रिलीज किया गया है जी। इलेक्शन कमीशन ने और वहां के चुनाव अधिकारी ने अपने अपने स्टेट यूटी का उसने अपने सार्वजनिक किया है। पॉलिटिकल पार्टीज के भी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वहां तक जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी ये वोटर लिस्ट दिया गया है। अब सवाल ये है कि इस वोटर लिस्ट में जिसका नाम छूटा है उनके लिए भी टाइम है, 1 महीने से ज्यादा का टाइम है, जो अपने इस ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम करेक्ट करवा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि कोई खबर दूसरे स्टेट से नहीं आए, सिर्फ बंगाल से ही क्यों है?
तो ये सवाल जब पूछा जाएगा, आपने अभी आप हकीम साहब का, मंत्री जी का सुना था बाइट, जी, और अभी आप एक टीएमसी का बाइट सुना था, आखिर ये जो एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, क्या ये वाकई में ये एसआईआर पश्चिम बंगाल में मुद्दा है टीएमसी के लिए, या टीएमसी सिर्फ अपना जो ये 15-16 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके बदले में एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है लोगों के लिए, या एक जो तबका है वोट बैंक का जिसे वो मानते हैं मुस्लिम तबका है, उसके बीच में एक डर बना के और ये बात चाहते हैं कि ये देखे कि ये सिर्फ उसके लिए, सिर्फ लड़ाई के लिए सिर्फ टीएमसी सामने में है। माजरा क्या है, कम से कम इलेक्शन कमीशन को तो आपको सैल्यूट करना पड़ेगा कि इतने झंझावातों के बीच, इतने सारे केस मुकदमे के बीच, सुप्रीम कोर्ट से लेके और हर जगह इसकी सुनवाई के बीच में आज अगर इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल का ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया है, वोटर लिस्ट दिया है, तो आप कह सकते हैं कि ये चुनाव आयोग का और भारत के लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी जीत है, जो खुद वहां के एक मुख्यमंत्री इसकी लगातार विरोध करती रही थी, इसके बावजूद ड्राफ्ट लिस्ट लोगों के सामने में है, तो ये बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल बड़ी कामयाबी है। और भास्कर सिन्हा रॉय जी, क्या कहीं ना कहीं टीएमसी ने भी धीरे धीरे इस बात को महसूस किया कि भाई बिहार के लोगों की तरह ही पश्चिम बंगाल के आम लोगों के लिए ये एसआईआर कोई मुद्दा है नहीं, इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपना फॉर्म एकदम समय से कलेक्ट किया, एकदम समय से भर करके बढ़िया से हस्ताक्षर करके वापस भी किया, क्योंकि अंदर अंदर वो ये बात समझ रही थी कि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, वो बिहार में दिख चुका है उसका, वही बात पश्चिम बंगाल में है, और इसीलिए आज ये खामोशी है क्या इस मुद्दे पर? ये तो आपने सही कहा है, कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव में आप लोग जो सोच रहे हैं बीजेपी के लोग कि एसआईआर किया, अब तो हमारा जीत सामने आ ही गया, लेकिन मैं तो हैरान हो गया। मैं ढूंढते रहा, मैं जानने का कोशिश किया इसमें कितने रोहिंग्या हैं। हम तो रोहिंग्या को ढूंढ रहे हैं, आप लोग इतने सारे रोहिंग्या के बारे में इतने कुछ बोला, हम तो कहां पर है, रोहिंग्या लोग का नाम क्या है, कहां पर है, उसका शक्ल देखना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं 58 लाख लोगों का नाम जो मतलब माइनस हो गया, उसको बात दिया गया, उसमें कितना रोहिंग्या है और कहां से पकड़ा गया, ये आंकड़ा मुझे चाहिए। आप बड़े पत्रकार हैं, अब रोहिंग्या का लिस्ट इलेक्शन कमीशन को कहिए। मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे दूंगा, मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे दूंगा। अगर वो संख्या जानने की इच्छा है, भास्कर जी मैं जवाब दे देता हूं, फिर आप ही बोलिएगा। अगर वो संख्या रोहिंग्या की संख्या जानने की इच्छा है तो एनआरसी का स्वागत कीजिए, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। करेंगे स्वागत, कीजिएगा एनआरसी का स्वागत, क्योंकि एसआईआर जो है उसकी संख्या बताने के लिए नहीं थी, ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट को शुद्ध करने की थी। सर अब बोलिए। आप एसआईआर करने का पहले बोले थे कि इतने सारे रोहिंग्या है, सबका नाम ये हो जाएगा, बांग्लादेश भाग रहे हैं, ये वो, तो हम भी तो जानना चाहते कि ये अधिकार है कि कितने सारे रोहिंग्या जो बांग्लादेशी हैं, कितने लोगों का पकड़ा गया, कितने लोगों का नाम काटा गया, इसके नाम इधर था। दूसरा बात ये है, देखिए एसआईआर में आप लोग 1.5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ नाम मतलब माइनस होगा ये कहते आप लोग, लेकिन दिखा गया 58 लाख। ये काम तो ये तो होना ही था। अब हर साल अगर इलेक्शन कमीशन मृतक लोगों का नाम माइनस नहीं करेंगे, जो लोग शिफ्ट हो गया, ये तो निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया इन्होंने सही ढंग से किया नहीं, इसीलिए एक साथ इसको 58 लाख नाम अभी तक खबर आ रहा है कि इतने सारे लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उसका नाम माइनस हो गया। लेकिन कहने का मतलब यह है, अब क्या करना चाहते हैं, ये करने का बाद सब बांग्लादेशी चली गई और सब भाग गया, सब अब तो ड्राफ्ट लिस्ट सही है, इसके बाद भी चुनाव में हारने का बाद आप क्या करेंगे? देखिए कुछ चीजें अब आप भास्कर जी कुछ चीजें अब आप कितना अच्छा कह रहे हैं कि देखिए ये तो जरूरी है कि भाई अगर कोई अगर किसी की डेथ हो गई है, शिफ्ट हो गया है, तो होना तो चाहिए रिवीजन, ठीक है भाई। हम लोग इसी तरह की उम्मीद कर रहे थे कि यही रुख टीएमसी शुरू से ले। मैं आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आऊंगा, मुझे जरा पहले जाने दीजिए अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी के पास। अनिरुद्ध जी, भास्कर जी पूछ रहे हैं कि भाई बड़ी रोहिंग्या की बात हो रही थी, बांग्लादेशी की बात हो रही थी, उसका तो डेटा बताया नहीं, वो कितने हैं? भास्कर जी देखिए आपकी बात रख दी मैंने, हाँ बोलिए अनिरुद्ध जी। देखिए ऐसा है कि चुनाव आयोग ने ये कहा था कि वोटर लिस्ट का हम शुद्धिकरण करेंगे, ठीक, और एसआईआर की जरूरत क्यों थी? अगर एसआईआर की जरूरत न होती तो नेहरू जी ने 1952 में किया ना होता।
2004 में मनमोहन सिंह जी ने किया होता, इसका मतलब एसआईआर की जरूरत थी। 58 लाख लोगों का नाम उसमें से हटता है। तो टीएमसी के बूथ लेवल एजेंट को चाहिए कि जिन लोगों का नाम उनको जुड़ाना है वो प्रॉपर एक नागरिक, जो भी एक पात्रता होती वोटर की, वो पात्रता फॉर्म उनको बताएं कि भाई कि इनका नाम गलती से कट गया है, डिलीट हो गया है, ऐड करना है। उस पे ये लोग भाग जाते हैं, केवल ये लोग विरोध करते हैं। अभी देखिए डबल स्टैंडर्ड, ममता बनर्जी एक तरफ एसआईआर पे और इंडिया अलायंस वाले प्रश्न उठाएंगे और एक तरफ चुपचाप ये लोग फॉर्म भर देंगे। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड दिख के चला आता है। देखिए 2010 में एक चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने ये बोला था कि रिटर्निंग ऑफिसर वोटर लिस्ट से नाम डिलीट नहीं कर सकता था। ये कॉन्टिन्यूअस चला आता रहा। फिर उसके बाद में एसआईआर किसी लिए जरूरत पड़ गई, क्योंकि वोटर लिस्ट 2004 के बाद स्थिति ये थी कि लोगों के नाम डिलीट, एडिशन, किसी को डेथ हुआ, कुछ को क्या हुआ, और 2010 में चुनाव आयुक्त ये बोल बैठे कि आप नाम काट भी नहीं सकते, मतलब जिसकी डेथ हो गई उसका नाम डिलीट नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए एसआईआर बहुत अति आवश्यक था। और रहेगा रोहिंग्या और बांग्लादेशी की एक चीज जान लीजिए, एक भी घुसपैठिया, अवैध घुसपैठिया भारत का नागरिक नहीं हो सकता फर्जी दस्तावेज बना के। इसका जवाब बंगाल सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले अब जरा सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, जिस तरह से कि ये सवाल उठा ममता बनर्जी, देखिए बाकी सवाल तो एसआईआर को लेकर ना जाने कितने सवाल उठे, लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर दो बार जो है वो खुद उनके ऊपर सवाल उठे। वो सवाल ये था कि अपना फॉर्म ले लिया, दूसरों को बोला कि ना फॉर्म मत लो, फिर अपना फॉर्म विधिवत बढ़िया से भर करके हस्ताक्षर करके जमा करवाया। कुछ ही घंटे पहले कृष्णानगर में कह रही थी कि बिल्कुल नहीं, एकदम मत करो। इसको लेकर टीएमसी या ममता बनर्जी की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं आया? लाल जी देखिए, जब ये बात सामने आया यहाँ पे, जब साहब जान गए थे कि ममता बनर्जी ने अपना फॉर्म फिलअप किया है, तो तब जाके अमित मालवीय ने ट्वीट किया था। तो तब से लेके आज तक इसके ऊपर टीएमसी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। जब लास्ट डेट जो था यहाँ पे, उस लास्ट डेट से लेके 11 दिसंबर का लास्ट डेट था, वहीं से लेके आज तक ममता बनर्जी की धीरे जो सवाल उठा रही है उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया। और इसमें एक पॉलिटिक्स भी है, जो ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स क्या है? पहले वो बोली एसआईआर के विरोध में बोली, बीच में जब बीच का एपिसोड आया तो बीच में वो बोलने लगे कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, आप लोग भरिए, हमारे जो पार्टी वर्कर्स है वो आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, आप लोग भरिए और आप लोग हियरिंग में भी जाइए, मैं नहीं भरूंगा जब तक आप लोग नहीं भरते। अब वो भरी कब? वो भरी जिस दिन कृष्णनगर के सभा में, उस दिन सुबह भी वो बोले कि मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा। फिर शाम 6 बजे ये खबर आया कि शाम 6 बजे उन्होंने अपना फॉर्म भरा है। तो कहीं जाके वो ये भी कहना चाहते, कहीं जाके ये पॉलिटिक्स था कि पूरे एपिसोड में उनका जो पॉलिटिक्स था, उनका जो नैरेटिव था, वो सेट कर दिया। ठीक, और फिर आखिर में जाके उन्होंने अपना फॉर्म फिल। ठीक, मैं लौटता हूं। विनोद जी, ममता बनर्जी ने अपना फॉर्म भर दिया, पहले तो पूरा जितना भी भ्रम फैलाना था फैलाया, फॉर्म भर दिया। क्या उनको ये लगा कि अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा तो हम ना चुनाव लड़ पाएंगे, ना आगे कोई पद मिल पाएगा? क्या इस वजह से उन्होंने पहले जितना भ्रम फैलाना था फैलाया, लेकिन उसके बाद उसी हकीकत पर आ गई जिस तरह से कि सीए को लेकर आई थी, वक्फ कानून को लेकर आई थी, एसआईआर की वही हकीकत उन्हें बाद में पता चल गई कि हाँ इसी पर रहना पड़ेगा? लाल जी, मैं अभी भास्कर दादा के सामने में 2 बाइट देखता हूँ जी, 2 साउंड बाइट जो अभी चले हैं अपने आप ही की रिपोर्ट में जी। तो एक तो अभी जो बीजेपी के नेता थे दिलीप घोष, वो कह रहे थे कि कम से कम 1-1.5 करोड़ लोगों के नाम अभी कटेंगे इसमें। दूसरा, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, अब आजकल उनको साइडलाइन कर दिया है, तो वो कह रहे थे कि ये 40 लाख वोट जो है वो टीएमसी के और ममता बनर्जी के पॉकेट के वोट है। 58 में से नहीं, 58 के बाद से। 58 के बाद से। तो वो वोट जो है वो कटनी चाहिए। तो अब अब जो शुरू होने वाला है जो मामला वहां पे, जो एक तरह से जो फॉर्म तो अब भरे गए हैं, अब जो ये प्रोगेनी मैपिंग है कि कई इलाकों में, कई बॉर्डर के इलाकों में जो लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है, क्या वाकई में 2002 के जो वोटर लिस्ट है उससे उसके फैमिली की कोई मैपिंग में उनका आता है?
जैसे सौरभ की अभी एक रिपोर्ट थी जो जी, सौरभ नकली ट्री बना लिया था, है ना? ऐसे बनाया था, नकली पिताजी का नाम डाल के। नकली पिताजी और माताजी की उम्र तो बच्चे से कम हो गए थे। तो ये जो इतने सारी चीज इसमें झोल है, वो चीजें ये ड्राफ्ट लिस्ट के बाद में, ये आने के बाद वो तय होना है। अभी तो आप मान सकते हैं कि जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया उसको लेके ये ड्राफ्ट लिस्ट आ गया है। ठीक है। अब आप जब ये प्रोग्रामिंग मैपिंग होगी तब उसके बाद टीएमसी का क्या रिएक्शन होगा ये देखने यानी आप ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट से भी कम नाम, ड्राफ्ट लिस्ट से भी कम नाम फाइनल लिस्ट में हो सकता है। अभी पक्की बात है जो यही बात दिलीप घोष भी कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं। ठीक, भास्कर दादा मैं आ रहा हूं, अनिरुद्ध जी आ रहा हूं, भास्कर दादा का जरा रिएक्शन ले लेते हैं। भास्कर दादा रिएक्शन दीजिए। वो कह रहे हैं कि अभी तो और नाम कट सकते हैं, हो सकता है फिर आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी कितने थे। सुनिए, इतना जल्दबाजी किए इन्होंने, डबल इंजन सरकार है यूपी में, वहां पर टाइम बढ़ाया गया और 7 दिन करके बढ़ाया गया। हम लोग कब बोले कि एसआईआर नहीं चाहिए, एसआईआर कर सकते हैं आप, लेकिन टाइम बहुत कम समय के अंदर करना चाहते थे और बहुत कम समय के अंदर करने से चूक ज्यादा होने का संभावना था। इसीलिए हम लोग बोले कि टाइम बढ़ाइए, इतना जल्दबाजी किस काम की? आप लोग चाहते हैं कि किसी का, अच्छा मृतक के नाम उन्होंने कौन बोल रहा था, हटाइए, कौन मना किया? लेकिन अगर आप सोचते हैं कि टीएमसी ने ये सब मृतक लोग, ये सब जो बोल रहे थे, आप लोगों का जो दावा कर रहे हैं कि इसीलिए उन लोग जीतता था, उन लोग अभी हार जाएंगे, हम कह रहे हैं आपको दावा के साथ, इसके साथ कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ठीक, वो तो छोड़ दीजिए ना, आगे नतीजा आएगा देख लेंगे, आगे नतीजा आएंगे तो चर्चा कर लेंगे हम लोग। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक बात समझ में नहीं थी, बिहार में 1 महीने का टाइम रखा तो कहा जल्दबाजी में कर रहे हैं, यहाँ पर इतने दिनों का टाइम रखा तो कहा जल्दबाजी में कर रहे हैं। आखिर वो टाइम स्पैन होना कितना चाहिए, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। कितने दिनों को जल्दबाजी नहीं कहेंगे? अनिरुद्ध जी अपना जवाब देना चाहिए, जल्दी से। देखिए, इनका सबसे बड़ी, मैं विनोद मिश्रा जी की बात बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि आप एक चीज ये देखिए कि मुर्शिदाबाद जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बंगाल का, 1.5 लाख लोगों ने, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने, जो 70 साल और 60 साल का व्यक्ति होगा उसने जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई किया। भाई अगर आपका नाम 70 साल और 60 साल के व्यक्ति का 100% 2002 के 2003 के एसआईआर में नाम होगा तो उसको जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्या? जन्म प्रमाण पत्र आप अप्लाई करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इंडोर्स करती है, ठीक है, और वो बॉर्डरिंग स्टेट है, और किस तरीके से वहां डेमोग्राफिक चेंज हुई है, तो ये तो घबराहट इन लोगों के अंदर, इसीलिए आप 24 परगना उठा के देख लीजिए। ठीक, धन्यवाद, समय की कमी है, धन्यवाद अभी अनिरुद्ध जी और साथ में भास्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सौरभ आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर क्या घमासान मच रहा है। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करेंगे बीएमसी चुनाव के घमासान की। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, 15 जनवरी को वोटिंग है, और मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए घोषणा कर दी गई है। तो महाराष्ट्र में मिनी आम चुनाव के जैसा माहौल हो गया है। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो यूबीटी है, कांग्रेस और एनसीपी, उनके लिए यह कड़ी परीक्षा मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि फिलहाल मुंबई महानगर पालिका पर, बीएमसी पर उद्धव की शिवसेना का ही कब्जा है। लेकिन अब भाजपा हर हाल में बीएमसी चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है, और बीएमसी में इस बार माना जा रहा है कि मोटे तौर पर भाजपा और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच मुकाबला होना है। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के सामने तो अस्तित्व बचाने की चुनौती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवसेना में विभाजन के बाद अब सिर्फ बीएमसी में ही उद्धव की पार्टी सत्ता में है। तो बीएमसी चुनाव आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? बीएमसी का बजट जो होता है वो तो देश के कई राज्यों से भी अधिक होता है। अभी फिलहाल का ही उदाहरण ले लीजिए, बीएमसी का बजट 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है।
तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। तो महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी दिनेश वाघमारे ने चुनाव सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। We have taken sufficient measures for the security of the strong room. Number one, the CCTV cameras. So CCTV cameras have been installed, and since the electronic voting machine has to keep for a very long time. So the polling was on 2nd, and then actually counting is on 21st. So actually we ensure that these CCTV cameras have got sufficient memory space. और इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, उनको भी सुनिए। महायुति में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महायुति में लड़ने का निर्णय हुआ है। भाजपा शिवसेना महायुति साथ में लड़ेगी। जहां पे बहुत ज्यादा कार्यकर्ता है, जैसा पिंपरी चिंबड़ पुणे में अजीत दादा के पास इतने सारे कार्यकर्ता है कि उनको महायुति में कैसे एडजस्ट करेंगे, ऐसा भी उनको लगता होगा। तो उसके पीछे कोई बात होगी, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति सामने जाने वाली है। चंद्रकांत बावनकुले बीजेपी के नेता बोल रहे थे, और प्रशांत जो एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनको सुनिए। एनसीपी शरद पवार पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी की है। हमारा जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार पक्ष, ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार था, तैयार है और कल भी रहेगा। उसी के साथ हम लोग एमबीए के माध्यम से जाने की जोरों शोरों में तैयारी कर रहे हैं। कल एमबीए की फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है। तो मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है। खासतौर पर बीएमसी का मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। विनोद जी, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए तो अस्तित्व का संकट, क्योंकि देखिए शिवसेना पहले टूटी फूटी इधर उधर हो गई, लेकिन कम से कम बीएमसी एक ऐसा था जहां से उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को वहां सत्ता में थी, लेकिन अब इस पर भी बीजेपी बहुत तगड़ी चैलेंज कर रही है। क्या इस बार? लाल जी, आपने जो रिपोर्ट दिखाई है, मुकाबला दिलचस्प है। उसके साथ साथ ये भी है कि दिल के टुकड़े भी हजार हो रहे हैं। कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा। ये भी तय है कि महाविकास आघाड़ी इस बीएमसी चुनाव के आते आते खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर से कहा है कि हम शिवसेना उद्धव के साथ चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो उद्धव के साथ में राज ठाकरे भी है, और कांग्रेस पार्टी का आप ये देखिए कि वो सीधे सीधे अपने एकला चलो का वहां ले लिया है स्टैंड। तो आप सोच सकते हैं कि वहां चुनाव कितना जबरदस्त होने वाला है। अब ये है कि ये प्रॉब्लम कम से कम बीजेपी के और जो महायुति है शिवसेना शिंदे की, उसमें भी प्रॉब्लम है। शिवसेना शिंदे को ये लगता है कि महाराष्ट्र में कम से कम उसका मुंबई में और मुंबई के आसपास उसका एक मजबूत आधार है। ठीक है। और इस कॉरपोरेशन के आधार में अगर शिवसेना अपने वर्कर के साथ में वहां खड़ी नहीं होती है तो सवाल ये है कि फिर उसका अस्तित्व भी तो ये रहेगा। इसलिए कमोबेश आप बीजेपी के सामने में ये है कि उनको शिवसेना शिंदे को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। श्यामा मिश्रा हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं, मुंबई से जुड़ चुकी हैं। श्यामा, जरा बताइए, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने क्या क्या जतन नहीं किया? अभी वो एक महाभियोग प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर कर दिए बीएमसी चुनाव को ही ध्यान में रख करके। लेकिन जरा ये बताइए कि एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी का साथ आना, दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी का साथ छूटना, उद्धव ठाकरे की पार्टी को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या असेसमेंट कर रही है, क्या रणनीति बना रही है बीएमसी चुनाव के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए अस्तित्व का सवाल है। जी बिल्कुल लालचंद्र, जब हम बात करते हैं अस्तित्व का सवाल, तो वो सबसे बड़ा उबाटा के लिए एक प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है। और अगर हम अभी की बात करें फिलहाल की, तो जिस समय से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि डेट्स बता दिए गए हैं, लगभग ये 4 साल के डीले पे ये डेट्स दिए गए हैं। शिवसेना, बीजेपी, महायुति या महाविकास आघाड़ी गठबंधनों की बात कर लें या इंडिविजुअल पार्टीज की बात कर लें, तो सभी लग गए हैं इन तैयारियों में। और जब हम उबाटा की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक आखिरी इनके पास में मौका होगा अपने उस एरिया को, उस रीन को वापस एक बार हासिल करने के लिए, और उसी तरीके से सारे जद्दोजहद वो कर रहे हैं। आपने देखा कुछ समय पहले ये दोनों भाई ठाकरे बंधु जो हैं वो साथ में आए, एक इस उम्मीद से कि जो मराठी मानुस है उनका वोट इनकी तरफ में आएगा, लेकिन ये तो समय ही बताएगा। बीजेपी के खेमे की अब बात कर लेते हैं श्यामा, ठाकरे बंधु साथ में आते हैं उसलिए मिलता है। श्यामा, बीजेपी के खेमे की बात कर लेते हैं। बीजेपी इस बार जबरदस्त तैयारी में है, क्या 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 कुछ बीजेपी के खेमे में हो रहा है?
जी, इस वक्त हम बीजेपी के ऑफिस में ही हैं, जहां पर जो महायुति है उनकी एक मीटिंग चल रही थी। अभी बस समाप्त हुई है वो मीटिंग और जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा उन्होंने आंकड़ा यहां पर बताया है कि 227 जो सीटें हैं उसमें से 227 सीटों पर महायुति लड़ेगी और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा एम है उनका कि 150 सीट्स वो जीत कर आएंगे, ऐसा वो एम बना रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक लड़ाई होने वाली है महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी। और यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि जो एनसीपी जो अजीत पवार का गुट है वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं नवाब मलिक, और नवाब मलिक को बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं महायुति यहाँ पर। तो आशीष शेलार की ओर से भी हमने ये बयान देखा और साथ ही अमित साटम और राहुल शेवाले जो शिवसेना के हैं एकनाथ शिंदे गुट के, उन्होंने भी कहा है कि अगर नेतृत्व करते हैं नवाब मलिक तो बीजेपी या शिवसेना जो महायुति है वो एनसीपी के साथ नहीं जाएगी। चुनाव जो होगा यही दोनों पार्टी और साथ में आरपीआई ये एक साथ लड़ेंगे। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अब आने वाले समय में 1-2 दिन में ये पार्टी के जो सीट बंटवारों का जो ये फाइनलाइजेशन है वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए श्यामा। मुंबई का जब बीएमसी के चुनाव तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा वहां पर चर्चा में ये रहा करता है और आगे आपसे इसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।